हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। कोरोना के इस वैश्विक महामारी के दौरान क्लासरूम के अंदर आपको पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस कारण से हम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आपको कुछ जो भी आपको सिलेबस का पार्ट है उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा और आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझ के अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझने से पहले अब हम थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं। जैसे कि आप इमेजिन करो, आप अपने घर में बैठे हैं, आपका ये स्टडी रूम है और इस स्टडी रूम में एक तो लगा हुआ है फैन, एक क्या लगा हुआ है फैन, और एक लगी हुई है यहाँ पे बल्ब, और यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड है। आप अपनी जगह से उठे, मान लिया ये कौन है, आपको गर्मी लग रही है, गर्मी लगी तो आपने क्या किया, स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया पंखा क्या करता है, घूमने लग जाता है। तो पंखा जब घूमने लग जाता है, ऐसे ही आपने क्या किया, अंधेरा हो रहा है कमरे में, आपने स्विच ऑन किया, लाइट जल जाती है, बल्ब क्या करता है, ग्लो करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने अपनी जिंदगी में सोचा है? ऐसा होता है क्योंकि हम ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत। हर इंग्लिश वर्ड का हिंदी में भी अपन मतलब जो मीन है वो लिखते चलेंगे, ताकि हमें वो हिंदी में उसे क्या कहते हैं उसका भी ध्यान रहे। तो हमने देखा कि आपने जैसे स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया और बल्ब भी ग्लो करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी के अपन को समझ में आ जाएगा। जैसे हम ऑन करते हैं, देखो आपको पता नहीं है लेकिन आपके घर की जो दीवार है उसके पीछे एक लाइन डली हुई होती है, तार होते हैं जो कैसे करके इस पंखे के साथ में, और कुछ तार अलग से होते हैं जो उस बल्ब के साथ में कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, इस तार के अंदर, अभी देखो तार भी कैसा होता है, तार ना तो लकड़ी का बनाते हैं ना रबड़ का बनाते हैं, तार किसका बनाते हैं हम, तार बनाते हैं हम लोहे का यानी आयरन, या फिर कॉपर यानी तांबा, या फिर एल्यूमिनियम। इस तरह की जो मटेरियल्स होती है, लोहा, कॉपर, तांबा, इसके हम वायर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। और वो वायर्स कैसे कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। कंडक्टर क्यों कहलाता है, क्योंकि यदि आपने स्विच ऑन किया, एक यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है, तो ये करंट को यहाँ से पहुंचाएगा और इस पंखे को चला देगा। यानी यहाँ से करंट जाती है और इस पंखे को चला देती है। लेकिन करंट जाती नहीं है भाई, करंट नहीं जाती तो फिर क्या हो रहा है सर, तो इस ये जो वायर है आपका, ये बना हुआ किससे, ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ। हम माने कि ये जो वायर है ये किससे बना हुआ, बहुत ही छोटे छोटे एटम। और इन एटम्स के अंदर कौन कौन होता है, देखो एटम को हम यहाँ पे बड़ा बना के देखें तो एटम, कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर, एक सेकेंड, कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर जो बीचों बीच का पार्ट होता है, इसको तो हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। साथ ही इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होती है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करते हैं। आप जब स्विच ऑन करते हैं तो इस कंडक्टिंग मटेरियल या ये जो वायर है आपका, इसके अंदर जो एटम है उस एटम के कौन इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करने लग जाते हैं। फ्लो करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये अपनी जगह पे ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर जगह पे अवेलेबल है। तो जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी, करंट है ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठा उसको दी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेता है अपनी जगह पे वाइब्रेशन करने लगता है। क्या करने लगता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, कंपन, यानी अपनी जगह पे कूदने लग जाता है। कूदने क्यों लगता है, आप लोग नॉर्मली सोचो, आपको पूरे दिन भर खाना नहीं खिलाया जाए तो क्या होगा, आप लोग शाम तक तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेट जाओगे, खड़े भी नहीं रह पाओगे। तो जैसे ही आपको खाना मिलेगा आपके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी, और एनर्जी आते हैं आपके क्या मिलेगा, भटकने लग जाओगे, कूदने लग जाओगे। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, ये अपनी जगह पे क्या करने लगता है, वाइब्रेशन करने लग जाता है। और ये वाइब्रेशन करके वो एनर्जी को क्या करता है, आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको ट्रांसफर कर देता है। और ये काम चलता रहता है, कहाँ तक चलता रहता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तक ये ट्रांसफर जो हो रहा है एनर्जी का वो होता रहता है।
जिसके कारण ये जो एनर्जी है किसको मिल जाती है, फैन को, और फैन इस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होते ही ये फैन क्या हो जाता है, चलने लग जाता है। इसका मतलब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, यही चीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी। इसी चीज को हम कहते हैं विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, it is a kind of electric energy which is occur due to the flow of electric charge or electric power। ये एनर्जी, इसके बाद देखो एक वर्ड मैंने अभी यहाँ पे यूज किया, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो रहा है, और यह इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से इस फैन को जा रही है, और फिर फैन इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज पर देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। तो हम इसको डिफाइन करें तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब इसकी आंतरिक प्रॉपर्टी है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर और बॉडी। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। बॉडी की जगह मैं चाहूँ तो मैटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सॉलिड बॉडी के अंदर ही ये प्रॉपर्टी होगी। ये किसी के अंदर भी हो सकती है, लिक्विड गैस में भी हो सकती है और सॉलिड में भी हो सकती है। और सॉलिड, लिक्विड, गैस जो तीन फॉर्म है, ये हमारे क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच a force of attraction, attraction का मतलब आकर्षण, attraction का मतलब आकर्षण, हिंदी मतलब भी अपन समझते हैं। It is an intrinsic property of any body due to which a force of attraction or repulsion, due to which it feels, यहाँ पे एक वर्ड लिखना था अपन को, it feels a force of attraction or repulsion when it placed in a electromagnetic field। देखो किसी भी बॉडी को जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये वर्ड थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है तो आप इसको लर्न करें, इसको जस्ट अभी आपको ज़्यादा दिमाग को जोर देने की जरूरत नहीं है। बस अपन इतना से याद रखें कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी भी बॉडी को आप रख दीजिए तो वो एक फोर्स फील करने लग जाएगी। इट फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये जो प्रॉपर्टी है यही क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। तो इसको कैसे याद करें, बड़े सिंपल है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच इट फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन व्हेन इट प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बड़ी सिंपल परिभाषा है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच इट फील्स a force of attraction or repulsion when it placed in an electromagnetic field. This is called electric charge. This is called electric charge. तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का जब परिभाषा है तो एक सूत्र भी होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पर एक क्वेश्चन भी आता है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन भी लर्न करनी है, आपको पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा थी, बड़ी सिंपल डेफिनेशन थी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है due to which a body can feel a force of attraction or repulsion when it placed in an electromagnetic field. Now formula, देखो फॉर्मूला तो दो है इसके। सबसे पहला फॉर्मूला Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई। यहाँ पे Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक चार्ज can be represented as electric charge can be represented as capital Q or small q।
देखो आप इसको दो तरीके से दर्शा सकते हैं, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, दोनों ही सिंबल किसके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के हैं। और इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के सिंबल को यदि मैं ऐसे लिखूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, N × E। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। N यहाँ पे क्या है, N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर जानते हैं अपन, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कौन से, जो उस वायर में क्या कर रहे थे, एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर वाइब्रेशन कर रहे थे और वाइब्रेट करके एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहे थे, जिसके कारण वो फैन चल रहा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था उसको। तो वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन थे वही यहाँ पे किसको इससे दर्शा रहे हैं हम, उन नंबर ऑफ उनकी जो संख्या है उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, n से। और E क्या है यहाँ पे, E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हम लिख सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में बच्चों कितना चार्ज होता है ये आपको याद रखना चाहिए। ई की वैल्यू आपको हमेशा याद रखें। देखो माइनस भी लगा सकते हो आप इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस नेगेटिव प्रकार का होता है। ये हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी चलो माइनस को हटा देते हैं। तो ई की वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। आप इसको याद रखें कि ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, Q बराबर Ne, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब देखिए आगे, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला जो टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। पहला क्या टाइप होता है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा टाइप होता है नेगेटिव चार्ज। तो एक साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के दो प्रकार बताए। दो प्रकार कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का उदाहरण यदि एग्जांपल हम ले रहे हैं तो प्रोटॉन इसका एग्जांपल होता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल, अभी आप प्रोटॉन याद कर लो। नेगेटिव चार्ज का एक एग्जांपल आप ले लोगे, जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉन। मैं भी बता ही रहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप E- से बताते हैं और प्रोटॉन को अपन कैसे बताते हैं, P+ से। कैसे बताते हैं बेटा, P+ से। तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल हो गया प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, E-। अब हम बात करें कि चार्ज कितना होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से हम देखना चाहिए कि यदि हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन पता लगाना चाह रहे हैं, क्या पता लगाना चाह रहे हैं हम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो का वही, कोई चेंज नहीं है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही लिखना। लेकिन एक छोटा सा चेंज है, किसका, माइनस का और प्लस का। क्योंकि हमने कहा प्रोटॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसके सामने सिंबल कैसा आएगा, प्लस का आएगा। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके सामने कैसा आएगा, माइनस का सिंबल आता है। तो ये माइनस प्लस का सिंबल का हमें ध्यान रखना है कि प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उस समय आपको ये माइनस प्लस के सिंबल को काम में नहीं लेना, आपको हमेशा प्लस ही लेना। बट आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चार्ज के टाइप हो गए, चार्ज का फॉर्मूला बढ़ गया। चार्ज का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। देखो यूनिट ऑफ चार्ज समझने से पहले एक फॉर्मूला और होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो भी समझ लेते हैं। वो इलेक्ट्रिक करंट से आ रहा है एक्चुअली। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, तो यहाँ पे मैं पहले एक बार इलेक्ट्रिक करंट सुन लेता हूँ, उसके बाद में यूनिट ऑफ चार्ज की बात करूँगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है बेटा, CBSE के एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछ चुका है। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैपिटल I और स्मॉल I जो रिप्रेजेंटेशन है किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का, क्या डिफाइन होती है, तो द रेट ऑफ फ्लो
the rate of flow of electric charge, the rate of flow of electric charge is known as the rate of flow of electric charge with time, with respect to time is known as electric current, is known as electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। याद करो इसको, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये जो डेफिनेशन हमें एक सूत्र दे रही है यहाँ पे, आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज और टी क्या है यहाँ पे? टाइम। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास यहाँ पे अलग फॉर्मूला गया Q का, देखो ऐसे बनेगा, देखो T को मैं इसके साथ ऊपर लिया हूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज का एक नया फॉर्मूला आ गया, Q बराबर I इंटू टी। क्या गया मेरे पास? Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ पे जो Q है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नया फॉर्मूला क्या बन गया? I इंटू टी। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट और टाइम T यानी क्या है? टाइम। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इलेक्ट्रिक करंट का I बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। और इससे आपका नया फॉर्मूला बनेगा चार्ज का, जो कि क्या है? Q बराबर I इंटू टी। अब देखो इसी फॉर्मूले से मैं इसकी यूनिट लिखना चाह रहा हूँ, देखिए कैसे, यूनिट ऑफ चार्ज। देखो I का I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और I की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में करते हैं। और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड। तो यहाँ पर चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर इंटू सेकेंड। साथ ही इसकी एक और यूनिट होती है एम्पियर इंटू सेकेंड को अपन क्या लिख सकते हैं? कूलाम। क्या लिख सकते हैं? कूलाम। हिंदी में तो इसको कूलाम कहते हैं, और इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो कूलाम को COULOMB कूलाम, या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड। ये दोनों ही क्या है? यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। आपको दोनों ही याद होनी चाहिए। एक तो है एम्पियर इंटू सेकेंड, कहाँ से आई? इस फॉर्मूले से। तो Q बराबर क्या होता है? I इंटू टाइम। I की यूनिट एम्पियर, T की यूनिट सेकेंड, इसलिए एम्पियर इंटू सेकेंड किसकी यूनिट है? चार्ज की। और इस एम्पियर इंटू सेकेंड को यहाँ पर कूलाम कहते हैं। ये हिंदी में बोले तो कूलाम। कूलाम भी एक साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में एक यूनिट रखी गई है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसलिए हमने उनका नाम जो था उसी को इसकी यूनिट बना दी। तो एम्पियर इंटू सेकेंड किसके बराबर होता है? कूलाम के। तो कोई आपसे पूछे कि भाई एक एम्पियर इंटू सेकेंड कितना होता है, तो आप बता दें उसे कि एक एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है? एक कूलाम होता है। देखो कूलाम को लिखने का तरीका कैपिटल C। कैपिटल C क्या कहलाएगा? अपन की बड़ी डेफिनेशन, इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे सिर्फ C का मतलब क्या होगा? कूलाम। चलो सिंपल। आपको एक चीज और ध्यान दो, अभी मैंने जस्ट आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखवाया था, जिसकी वैल्यू थी 1.10 टू द पावर माइनस 19, और ये देखो C लिख रखा था मैंने उसमें। तो ये जो C था यही क्या है? इसका चार्ज है ना भाई, क्या है ये? चार्ज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इतना कूलाम है, इतना कूलाम है। कितना कूलाम है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला, एक तो Q बराबर NE, एक Q बराबर I अपॉन टी, साथ I अपॉन टी लिखा, I इंटू टी। साथ ही हमने इसकी यूनिट भी पढ़ ली। यूनिट क्या क्या थी? पहली थी एम्पियर इंटू सेकेंड, और दूसरी थी कूलाम। दूसरी क्या थी? कूलाम। साथ ही हमने इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सिंपल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी I बराबर Q अपॉन टी। ये दो फॉर्मूलों का यूज करके आपकी एनसीईआरटी में जो स्पेलिंग के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ नोट, यहाँ पे आपके नोट्स कुछ नोट्स लिखा था उसको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला नोट देखे, जो
देखो इसके लिए अपन को इलेक्ट्रिक सर्किट बनना पड़ेगा। अब हम यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ। जब हम किसी बल्ब को, तो ये बल्ब है, इस बल्ब को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, और बैटरी के साथ में एक स्विच भी जोड़ देते हैं, और यहाँ पे जोड़ देते हैं कि ये A, और यहाँ लगा देते हैं एक V। इस तरीके से देखो, ये जो मैंने नीचे यहाँ पे लगा रखा है, ये क्या है, एक सेल है या फिर एक बैटरी कह सकते हैं। जब हम किसी बैटरी से एक की मतलब स्विच, की का मतलब क्या होता है, स्विच होता है, यानी आपके जो घर में आप बटन दबाते हैं उस टाइप का एक की है, स्विच है। इस बैटरी और की को अपन एक बल्ब, या आपके सामने एक बल्ब है, इससे जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे बल्ब क्या करने लगे, ग्लो करने लगे। तो इस बल्ब में ग्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर जा रही होगी। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जैसे हम इसका स्विच ऑन करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, इस माइनस इधर की तरफ से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होने लग जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किधर से बहती है, इसकी डायरेक्शन का भी पता लगा। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो आई है वो हमेशा बहती है, फ्लो करती है प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट आई हमेशा फ्लो कहाँ से करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव की डायरेक्शन। तो देखिए हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बनाई, ये जा रही है, यहाँ से दो हिस्से हो गए, बल्ब में भी जाएगी, और ये नीचे बी जो लगा रखा है, बताऊंगा ये क्या चीज़ है, इसमें जाके वापस ये आ जाती है। तो कोई भी सर्किट डायग्राम, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट आप जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, एक अरेंजमेंट होता है कुछ चीज़ों का, जैसे एक बैटरी है, एक की है, एक बल्ब है, एक वोल्ट मीटर है, इसका नाम है यहाँ पे वोल्ट मीटर, और इसका नाम है यहाँ पे अमीटर। क्या नाम है, अमीटर। तो इनकी स्पेलिंग आप ध्यान से देख लें। वोल्ट मीटर की स्पेलिंग VOLTMETER और अमीटर की स्पेलिंग AMMETER। तो ये जो अभी इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, ये यहाँ पे देखिए प्लस है, तो इस वोल्ट मीटर के इस साइड में भी क्या आ जाएगा, प्लस, उधर की तरफ माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। इसी तरीके से देखो, ये प्लस इधर से चलता हुआ बल्ब में से होता हुआ इस अमीटर के यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये माइनस इधर से देखो तो ये नीचे की तरफ क्या आएगा, माइनस। अब ये एक सर्किट कंप्लीट आपके सामने बन गया। क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट बना के लिए, तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिख देंगे। इट इज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लाइक बैटरी, लाइक की, वोल्ट मीटर, अमीटर और बल्ब या फिर रेजिस्टेंस। दिस इज अ सर्किट डायग्राम, दिस इज अ स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम। तो आपके नोट्स में ये बना होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से बनाना सीखेंगे, छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि बैटरी से जो पॉजिटिव है उधर की तरफ से करंट की डायरेक्शन दिखानी है पूरे सर्किट में। ये यदि आप डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो आपका सर्किट गलत माना जाएगा। साथ ही की जो है ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाई है, इसके अंदर ये पॉइंट बना होना चाहिए। करंट तभी जाती है जब स्विच कैसा हो, ऑन हो। तो इस की को भी हम डिस्कस करेंगे। यदि इसको मैं ऐसा खाली रखता हूँ, इसका मतलब है ओपन की। ओपन की का मतलब है आपने स्विच नहीं दबा रखा है, और जैसे आप इसके अंदर ये ब्लैक पॉइंट दबा देते हैं, इसका मतलब ये कैसी की होगी, अब क्लोज की बन गई है। और क्लोज की का मतलब क्या है कि आपने स्विच को कैसा कर रखा है, ऑन कर रखा है। स्विच ऑन यानी क्लोज की, तो यहाँ पे स्विच ऑन है इसलिए करंट फ्लो होती है, आपको दिख रही है। और बल्ब भी क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्लो कर रहा है। अब ये दो चीज यहाँ पे नहीं थी आपके सामने कि भाई ये V क्या है और ये A क्या है। तो देखो बेटा समझो, ये V का मतलब है वोल्ट मीटर और उस A का मतलब है अमीटर। तो आपके यहाँ पे ये समझने के लिए कुछ नोट्स मैंने लिख रखे हैं नोट्स में कि वोल्ट मीटर और अमीटर क्या होता है। तो समझो, अमीटर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट मेजर करने के काम होता है। इट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को यदि आपको मेजर करना है कि सर्किट के अंदर
इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी वैल्यू कौन बताएगा? आपका ये एमीटर बताता है। एमीटर क्या काम करता है? करंट को मेजर करने के काम करता है। और देखो एमीटर को हम कैसे लगाते हैं, हमेशा याद रखे जाए। आप पूछता है इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर कहाँ लगा होता है, तो आपको बताना है सीरीज में लगा होता। सीरीज में कैसे? देखो यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव सिरा यहाँ से चले, ये सीरीज से चले, और ये देखो बल्ब के साथों साथ ही एकदम सीरीज में लगा हुआ है। जबकि वोल्ट मीटर देखो, तो वोल्ट मीटर इस बल्ब के कैसे लगा हुआ है? एकदम समांतर, यानी कि पैरेलल लगा हुआ है। तो वोल्ट मीटर कहाँ लगा होता है? हमेशा सर्किट में पैरेलल लगा होता है। इस बल्ब के पैरेलल देखे तो पैरेलल नहीं, तो इस आपकी बैटरी है इसके भी कैसा लगा हुआ है? ये पैरेलल लगा हुआ है। तो आपका जो वोल्ट मीटर है हमेशा सर्किट में बैटरी के पैरेलल लगाया जाता है, तथा जो एमीटर है वो हमेशा बैटरी के कैसे लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि एमीटर को कहाँ लगाते हैं? सीरीज में, और वोल्ट मीटर को कहाँ लगाता है? पैरेलल में। एमीटर क्या काम करता है? करंट मेजर करता है। साथ ही वोल्ट मीटर क्या करता है? जैसे कि इसका नाम है वोल्ट को मीटर, यानी इस बल्ब के ऊपर कितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, इस बल्ब के ऊपर कितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, उसको ये मेजर करता है। इस वोल्टेज का एक और नाम होता है पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल। जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बल्ब के ऊपर उत्पन्न हो रहा है उसको मेजर कौन करता है? आपका वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे हमने इस इलेक्ट्रिक सर्किट में काफी सारी चीजें सीखी। ये एक बैटरी है, ये एक की है जो कि स्विच का काम कर रही है, इसके बीच में ब्लैक डॉट है, इसका मतलब स्विच ऑन है, करंट फ्लो हो रही है, बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब पे कितना पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना उत्पन्न हो रहा है, उसको मेजर कौन कर रहा है? वोल्ट मीटर। इसको हमेशा बल्ब या बैटरी के पैरेलल में लगाते हैं, और इसमें से आने वाली करंट जो फ्लो होती है उसको मेजर करता है एमीटर, और इसको हमेशा कहाँ लगाते हैं? हम सीरीज में लगाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अपन को ध्यान रखनी होती है। इलेक्ट्रिक करंट, एक नोट ये भी लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग क्वांटिटी में होती है। तो हम देखें, एक लिखा होगा कि माइक्रोमीटर क्या होता है, और एक लिखा होगा मिलीमीटर क्या होता है। मिलीमीटर और माइक्रोमीटर को हम समझते हैं। देखो इलेक्ट्रिक, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होती है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है मैक्सिमम 220 वोल्ट, और जो करंट की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो कुछ एम्पियर में होती है, जैसे 50 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, इस तरीके से होती है। लेकिन हम देखते हैं बारिश के दिनों में बादल जब फटता है तब बहुत जबरदस्त बिजली गिरती है। वो जो बिजली गिरती है वो भी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट ही है। तो वो जो करंट होता है बिजली गिरने से, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। वो होता है लगभग 10 की घात 6 एम्पियर के लगभग। कितना होता है? 10 की घात 4 से 10 की घात 6 एम्पियर। 10 की घात 4 से 10⁴ टू 10⁶ एम्पियर तक उसकी ऑर्डर, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी वैल्यू होती है। ये किसकी है? ये जो बादल फटने से जो बिजली गिरी है उसका मैग्नीट्यूड है। साथ ही हमारे घरों में तो सामान्य 1 से लेकर 100 एम्पियर तक अपन देख सकते हैं कि बिजली जो करंट है वो फ्लो हो रही है। लेकिन हाँ, साथ ही हम ये भी देखें तो ह्यूमन जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वेन्स होती है उसका अंदर बहुत ही कम मान की धारा बहती है, जिसका वैल्यू, धारा मैंने यहाँ पे वर्ड लिया, धारा से मतलब मेरा इलेक्ट्रिक करंट से ही है। तो आई इसमें जो उत्पन्न होती है वो होती है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो देखो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ? 10⁻⁻⁶ बहुत कम वैल्यू है। कैसे पता चलेगा? इसको आप समझ सकते हैं, जैसे 10⁻⁶ को मैं -6 को क्या लिख सकता हूँ? 1/10⁻⁶, क्योंकि माइनस की पावर यदि हम नीचे ले जाएंगे तो कैसी रहती है? प्लस की हो जाती है। और 1/10⁻⁶ का मतलब, अब यहाँ नीचे 10⁻⁶ है तो ऊपर कितने के बाद पॉइंट लगाऊं? 6 के बाद। तो देखो 0 0 0 3 बार, 4 बार, 5 बार, और ये 6, यानी कितना एम्पियर? 0.0000001, यानी बहुत ही कम। इतनी कम वैल्यू की इलेक्ट्रिक करंट आपकी नसों में बह रही है। और तभी हम, जब हमारे पैर गीले हो जाते हैं और हमारे घर में जब कोई तार जैसे कट जाता है तो हम उसको पकड़ छू लेते हैं गलती से, तो हमारे शरीर में एकदम से करंट फ्लो हो जाती है और हमारे को झटका लगता है। तो हमको झटका इसलिए लगता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी खुद क्या है? एक कंडक्टिंग बॉडी। ह्यूमन बॉडी कैसी है?
एक कंडक्टिंग बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकती है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी करंट होती है, उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, -6 मीटर, 10⁻⁻⁻6 मीटर। इसी वैल्यू को हम किससे मेजर करेंगे? इसके लिए जो सिंपल एमीटर आता है, जिसमें मैंने बोला था कि एमीटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाली करंट को मेजर करता है, वो एमीटर इतनी कम वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता। ऐसी वैल्यू को मेजर करने के लिए स्पेशल एमीटर बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, माइक्रोमीटर। और इस माइक्रो का मतलब क्या है? इस माइक्रो को जो हम लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। और माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁶ मीटर। यानी ये जो म्यू है, ये देखो ये सिंबल जो यू जैसा आपको दिख रहा है, इसका नाम होता है म्यू। क्या कहते हैं इसको? म्यू। आप इसको याद करेंगे, म्यू मतलब माइक्रो, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। तो जब इतनी कम मान की जो करंट होती है उसको मेजर करने के लिए हमें एक अलग प्रकार का मीटर चाहिए होता है, जिसका नाम क्या होता है? माइक्रोमीटर। और कितने एम्पियर की करंट फ्लो करता है वो? एम्पियर लगा दो, क्योंकि हम करंट को मेजर करना है। तो 1 माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻⁶ एम्पियर। माइक्रो का मतलब क्या है? 10⁻⁻⁶। इसी तरीके से देखिए मिली एमीटर। तो मिली मतलब आपको इतनी कम नहीं करनी है मेजर, आपको करनी है 10⁻⁻³ एम्पियर जैसे। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, मीटर लगा दिया था। मीटर की जगह अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एम्पियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। तो जैसे हमारे को 10⁻⁻⁶ एम्पियर मेजर नहीं करना है, हमें क्या करना है? 10⁻⁻³ एम्पियर। तो फिर हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? मिली एमीटर लगाते हैं, क्योंकि मिली, तेरा नाम मिली का मतलब क्या है? 10⁻⁻�3। तो ये मिली की वैल्यू होती है। तो आपको मैंने दो चीज बताई यहाँ पे, एक तो माइक्रो और एक मिली। तो माइक्रोमीटर क्या है? सर्किट में लगने वाला वह एमीटर जो बहुत ही कम करंट, कितने 10⁻⁻⁶ एम्पियर की जो करंट को मेजर करता है, उस एमीटर को हम क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻�6 एम्पियर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, एक का मतलब यहाँ पे एम्पियर है। और 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻³ एम्पियर होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं माइक्रो मिली के अलावा, और भी चीजें होती है, जैसे डेसी, सेंटी, किलो, नैनो, किलो अलग है, नैनो, पीको, इन सब की अलग अलग वैल्यू होती है। डेसी की -1, सेंटी की 10⁻⁻², नैनो की 10⁻⁻⁹, पीको की मतलब 10⁻⁻12। इसी तरीके से यहाँ पर होता है डेका, हेक्टो, एच, ऐसे किलो, हेक्टो, किलो, डेका। डेका की वैल्यू होती है 10⁻+1, हेक्टो की होती है 10⁻+2, किलो की मतलब होता है 10⁻3। और इसी तरीके से मेगा, मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6। इसी तरीके से गीगा, गीगा की वैल्यू होती है 10⁻9। तो ये कुछ प्रीफिक्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें ध्यान रखनी होती है, ताकि हम कोई भी न्यूमेरिकल जब करें तो उसमें किस यूनिट में किस तरह की वैल्यू दे रखी है उसको हम दूसरी जैसे सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर सके। जैसे 1 माइक्रो एम्पियर दे दिया तो उसको हमने सिंपल एम्पियर में बदल दिया 10⁻⁻6 एम्पियर। क्यों? क्योंकि 1 माइक्रो कितना होता है? हमको पता है 10⁻⁻6 होता है। ऐसे मिली दे दें, एम दे दें, एम का मतलब क्या है? 10⁻⁻³ एम्पियर। तो इस तरीके से अपन करेंगे। चलो आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि इन 1 कूलम चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंटेन्स? एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन्स होते हैं? ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो आपको ध्यान है कूलम का फॉर्मूला क्या होता है? N बराबर Q बराबर Ne। अब आपको क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कौन बताता है यहाँ पे? N। यानी वो आपसे N पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो आपसे? N। यदि मैं N को यहीं रखूँ और इस E को नीचे ले आऊँ तो मेरे पास N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/E। क्या हो जाएगा? Q/E। और Q की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1 कूलम। 1 कूलम को यदि मैं यहाँ रख देता हूँ तो, और E की वैल्यू आपको पता है 1.6। E की वैल्यू कितनी होती है? पहले बताई थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पुट कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो ये C से C तो कैंसिल हो गया। अब अपन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो 1, ये -19 ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻19 अपॉन 1.6। यहाँ +19 में से एक 10 इसको दे दो तो पावर बदल जाएगी।
तो 10 मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगी अब 10 रेज़ टू द पावर 18 1.6, और इस पॉइंट को आप हटा देंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब ये 16 बन गया और ये ऊपर से 100 को 16 को 100 से काट दीजिए आप या कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास में आंसर जो आएगा तो आएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।